फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस का टेम्पो हाई है। बिना किसी एक बट के ब्रिजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप है। राहुल गांधी की बात का विरोध उनके ही हरियाणा के नेता करने लगे। तो दोनों पार्टियों का संकट ये है कि उनको अपने लोग परेशान कर रहे हैं। कांग्रेस को देखना हुड्डा के चश्मे से है, रणदीप सुरजेवाला के चश्मे से है, शैलजा के चश्मे से है। मुझे तो लगता है हरियाणा से बड़ी समस्या में हिमाचल के जो कांग्रेस के अलग अलग चश्मे हैं वो फंसा रहे हैं। जब चरित्र है ये आदमी जिसका नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। चरित्र हमें राहुल गांधी का भी देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं राज किशोर। नमस्कार, मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी। तो राज की बात हर्ष के बाद के इस तीसरे अंक में हम आपके साथ जैसे 5 विषयों के साथ हाजिर होते हैं उस पर हाजिर होंगे। तो हर्षवर्धन, आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा में बहुत कुछ हो रहा है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया से लेकर हुड्डा और बीजेपी में बगावत, बहुत सारी चीजें हैं। फिर हिमाचल प्रदेश में मस्जिद और उसको लेकर कांग्रेस के मंत्री का बयान, फिर कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, और राहुल अमेरिका यात्रा पे गए हैं। उनके बारे में कह दिया कि वो अपने पिता से ज्यादा उत्तर प्रदेश तो छोड़ नहीं सकते। उत्तर प्रदेश कैसे छोड़ेंगे, क्योंकि सारे उत्तरों का जवाब तो वहीं से मिलता है। तो निश्चित तौर पे तो शुरुआत करते हैं हर्षवर्धन हरियाणा से। हरियाणा में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस का टेम्पो हाई है। टेम्पो हाई है, ये हम लोग के यहाँ यूपी की कहावत है। और ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस को एज थी वो शायद ज़्यादा बढ़ेगी, मिलेगी, वो तो ठीक है। लेकिन जो मूल मुद्दा था हर्षवर्धन, जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने तुरंत कहा कि मेरे खिलाफ एक सुनियोजित साजिश थी, क्या वाकई खेल खिलाड़ी और ये जो दंगल, सियासी दंगल में जो परिवर्तित हुआ था, इससे क्या वाकई खिलाड़ियों के जो मुद्दे हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो ये कि बिना किसी एक बट के ब्रिजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप है। उस वक्त भी हम लोगों ने कहा था बिना किसी संकोच के कि ब्रिजभूषण को भाजपा को टिकट नहीं देना चाहिए था। भाजपा ने दूसरा रास्ता निकाला, उनके बेटे को टिकट दे दिया। जो आरोप हैं वो इतने गंभीर हैं कि उस पर चर्चा करते हुए लगता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे मतलब समाज में प्रतिष्ठित कैसे हो सकता है। लेकिन अब जब ब्रिजभूषण कह रहे हैं तो उनकी बात में बहुत दम दिखता है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा पर वो आरोप लगा रहे हैं। वो दो बातें जो कह रहे हैं उसको सबको सुनना चाहिए। पहली बात ये कि भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को कुश्ती संघ पर कोई उत्तर प्रदेश का आदमी काबिज है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि पहलवान हरियाणा के, मेडल हरियाणा के जीतते हैं, सब वहीं के हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि उस वक्त भी बहुत खबरें छपी थी और जिसकी चर्चा मुख्य धारा के मीडिया में भी बड़ी कम हुई, वो ये कि भले उत्तर प्रदेश का आदमी ब्रिजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ का अध्यक्ष है, लेकिन हरियाणा के बहुतायत पहलवान उनके साथ है। नंबर 1। नंबर 2, ये देश भर में जो कुश्ती संघ है उसमें ब्रिजभूषण का भरोसा है। अब वो हो गया एक हिस्सा, लेकिन चलिए उनके ऊपर आरोप लगे, सब कुछ हटा, जो कुछ हुआ। अब दूसरा जो आरोप उन्होंने लगाया कि एक तो दीपेंद्र और भूपेंद्र ने राजनीति कर दी, और दूसरा विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया जैसों ने जो सामान्य पहलवान थे उनका हक मार लिया। वो कह रहे हैं 2-2.5 साल तक कुश्ती के मतलब अखाड़े ही नहीं सजे, दंगल हुआ ही नहीं, और बजरंग को बिना, जो कहते हैं कि एक जो ट्रायल जो होना चाहिए था उसके बिना वो चले गए, और विनेश 2 वेट कैटेगरी में एक साथ लड़ गई। अब ऐसा तो होता नहीं भाई। ठीक है, चुनाव में तो विनेश आएंगी तो 2 विधानसभा से लड़ सकती थी, ये तो है। राहुल जी भी लड़ते हैं, मोदी जी भी पहली बार लड़े थे, ये सब तो होता, लेकिन पहलवानी में नहीं होता या किसी खेल में नहीं होता भैया हम ये दोनों करेंगे। तो ये सवाल बड़े हैं। अब इससे एक जो बड़ी गड़बड़ हुई कि विनेश और बजरंग पूनिया शायद कांग्रेस में बिना शामिल हुए और कांग्रेस का प्रचार करते तो शायद ज्यादा लाभ होता, मतलब मेरा ये मानना है। नहीं, जो आप बात कह रहे हैं, साक्षी मलिक के भी जो हाव भाव हैं, जो साक्षी मलिक ने जो इस पूरे आंदोलन में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खड़ी हुई थी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ में, वो इससे थोड़ी हताश और निराश भी दिखाई पड़ी। उन्होंने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि ये कहा कि उनको शुभकामनाएं, लेकिन मैं जो काम करने आई थी खेल के लिए वो करूंगी, और जो मेरी लड़ाई है वो अभी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। और वही विनेश फोगाट ने कांग्रेस के मंच पर जाते ही कह दिया कि अगर लड़ाई बड़ी लड़नी है तो किसी का साथ तो चाहिए। तो कुल मिला के जब पहले भी लड़ाई चल रही थी तो किसका साथ था ये यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। लेकिन अब मैं पहलवानों के अखाड़े से निकलकर सियासी अखाड़े में आऊँगा हर्षवर्धन, क्योंकि बीजेपी में तो बगावत हो गई, 20 लोगों ने तो इस्तीफे दे दिए, बल्कि ये संख्या 200 तक जा रही है। अगर मतलब बहुत निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की हम अगर बात करें, नीचे के कार्यकर्ताओं की बात करें, लेकिन कांग्रेस में भी सब कुछ सामान्य नहीं है।
कांग्रेस में हुड्डा बनाम शैलजा बनाम रणदीप सुरजेवाला तो था जो सो था। अब आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और लेफ्ट दलों को अगर वहां पर इंडिया गठबंधन को मूर्त रूप देना है और ये दिखाना है कि इंडिया वाकई एक गठबंधन है, तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी की बात का विरोध उनके ही हरियाणा के नेता करने लगे, खुलकर करने लगे। एक बैठक से चले आए हुड्डा छोड़कर और एक लिस्ट फेंक कर मार दी शैलजा ने। अब स्थिति यह है कि वहां पर 32 टिकट अभी तक घोषित किए गए, जिसमें से 28 तो पुराने सारे विधायक हैं जिनको रिपीट कर दिया गया, मतलब 4 नए टिकट दिए गए हैं सिर्फ हर्षवर्धन। तो कुल मिला के जो हरियाणा में भले ही कांग्रेस बढ़त पर दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये जो अंतर विरोध है और अंतर विरोध से ज्यादा अब अगर वाकई गठबंधन को सीटें जाती हैं, हालांकि ऐसा लग रहा है कि हुड्डा के आगे जैसे नतमस्तक होता रहा है कांग्रेस आलाकमान, वही स्थिति अभी भी नजर आ रही। लेकिन अगर वैसी स्थिति आती है तो ये जो बगावत है वो कहीं का नहीं छोड़ेगी कांग्रेस को। देखिए, ये आप ठीक कह रहे हैं और मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस हरियाणा में मजबूत है। लोकसभा चुनाव में भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी 10 से 5 हुई और कांग्रेस 0 से 5 हुई। बिल्कुल। तो खड़े एक जगह हैं दोनों, लेकिन एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है। तो जाहिर है कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम समीकरणों को देखें, जिस तरह से 9.5 साल के बाद अचानक खट्टर जी को हटाना पड़ा, नायब सिंह सैनी को लाना पड़ा, वही भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी स्थिति थी। अब जो मूल बात है, बगावत इसलिए है भाजपा में क्योंकि भाजपा अपनी उस रणनीति पर चल रही है जिसने उसको गुजरात से लेकर एमसीडी चुनाव तक लाभ दिया है। वो रणनीति क्या है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी होती है विधायक के खिलाफ, तो हम विधायकों का टिकट काटते हैं और इसी वजह से ढेर सारे विधायकों के टिकट काटे गए जो 67 घोषित किए हैं। तो एक तरह से 90 की विधानसभा में 2/3 टिकट दे दिया भाजपा ने, तो वहां विद्रोह ज्यादा दिखेगा। वहां टिकट उन्होंने काटे हैं, अपनी उस रणनीति पर है, लेकिन जो टिकट दिए बड़े शानदार दिए। कुछ टिकटों को छोड़ दें, मैं जिस समय ये आया उसी वक्त मैंने कहा, और अगर आप ध्यान से देखें तो भाई दल बदलू जिनको आप कह रहे हैं, वो 3 लाल साहब हरियाणा में से 2 लाल अब भाजपा के साथ हैं, यानी बंसी लाल और भजन लाल के पोते पोती वो भाजपा से लड़ रहे हैं। देवीलाल का परिवार पूरी तरह से अलग हो गया, दुष्यंत चौटाला अब नहीं रहे, तो एक तरह से उनके साथ न होने से वो लाल छोड़ दें तो 2 लाल इनके साथ है। नंबर 1। नंबर 2, ये हर पॉकेट में एक जो बड़ा नेता है उसको भाजपा ने अपने साथ कर लिया है, तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा है, जिसे टिकट बड़े अच्छे बांटे हुए हैं। अब एक तरह से कहें तो चूंकि अभी ये 1/3 टिकट बटा है, 90 में 32, तो अभी आगे जब टिकट बटेगा, और हो सकता है कि हम लोग जब ये चर्चा कर रहे हैं तो उस वक्त भी कुछ टिकट बट गए हो या बट रहे हो, क्योंकि अब लगातार ये चल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी से तो इसलिए भी टूट जाएगा कि राजेंद्र पाल गौतम वो आम आदमी पार्टी को मनुवादी पार्टी कह के कांग्रेस में गया है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ी खबर है जिसको थोड़ा अंडरलाइन करने की, बोल्ड करने की जरूरत है। और ओवरऑल अगर कहें तो दोनों पार्टियों का संकट ये है कि उनको अपने लोग परेशान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल ये है कि अभी अभी लोकसभा चुनाव में वो कमजोर हुई है, हारी है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये है कि सबको लग रहा है कि भाई देखो अब तो थाली सज गई है, तो 56 भोग हमारे हिस्से आए। शैलजा साहब बोल चुकी है मुख्यमंत्री बनेंगे, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं हम भी बनेंगे, हुड्डा तो खैर कह ही रहे हैं कि हम अभी रिटायर तो हुए नहीं, वो दीपेंद्र के लिए छोड़ने को तैयार नहीं, तो शैलजा के लिए कैसे छोड़ दें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के टिकटों की बात, तो भारतीय जनता पार्टी पर निश्चित तौर पर यह आरोप लगेगा कि वो वंशवाद का विरोध करती है, लेकिन उसने हरियाणा में वंशवाद को बढ़ावा दिया। राव इंद्रजीत सिंह की पुत्री आरती राव को मंडी अटेली से टिकट दिया है, श्रुति चौधरी को, किरण चौधरी की जो बेटी हैं, बंसी लाल की जो हैं, उनको भी दिया है। तो कुल मिला के राज्यसभा में भी हैं, और मतलब एक परिवार में 2 लोग संसद या विधानसभा में नहीं होने चाहिए, एक अघोषित तौर पे एक नियम बना के रखा हुआ था इन्होंने। अपवाद के तौर पे राजनाथ सिंह और पंकज सिंह का था, वरना बहुत ज्यादा ये लोग बचने की कोशिश करते रहे। आपने जो बात, लेकिन इसमें बबीता फोगट का जिक्र करें, बबीता फोगट ने बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन जैसा बिल्कुल दिखाया है। जो लिखा सोशल मीडिया पर, जबकि टिकट कट गया तो नाराजगी तो होगी, दुख तो होगा ही, लेकिन एक जो पार्टी के नेता के तौर पर तो शायद बबीता राजनीति उस तरह से सीख रही, और विनेश भी कह रही थी कि राजनीति तो हमको आती नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि विनेश भी राजनीति करेंगी, तो देखने को मिला क्या है। और बजरंग पुनिया तो अब किसान नेता हो गए। नहीं, बजरंग पुनिया ने तो खैर जिस तरीके की राजनीति की है उस पर तो मुझे लगता है खिलाड़ी से ज़्यादा वो राजनीतिक के तौर पे उभरे। और जब विनेश फोगट डिस्क्वालीफाई हुई तो उसके बाद जो ट्वीट किया था बजरंग पुनिया ने, ऐसा तो विनेश ने नहीं किया, और जो बहुत धुर विरोधी थे
भारत सरकार के, मोदी सरकार के उन्होंने भी नहीं किया। उन्होंने तो सीधे सीधे उसमें साजिश की बू बता दिया था, जबकि वो किस लिए हुआ है पूरी दुनिया जानती, पूरा देश जानता है। लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत इस मसले पर हस्तक्षेप किया, बात की और इस पर तुरंत ट्वीट भी किया, सब कुछ किया उन्होंने। उसके बाद भी इस तरीके की बातें की। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि यहाँ बीजेपी ने टिकाऊ नहीं जिताऊ देखा, है ना। कांग्रेस भी निश्चित तौर पर यही देख रही है, लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस को जो भी कुछ देखना होगा, बीजेपी में एक प्लस पॉइंट है कि जो भी शीर्ष नेतृत्व को दिखाई पड़ रहा है उस हिसाब से वो फैसले ले लेगा। लेकिन कांग्रेस को देखना हुड्डा के चश्मे से है, रणदीप सुरजेवाला के चश्मे से है, शैलजा के चश्मे से है, कैप्टन अजय यादव के चश्मे से है। तो कुल मिला के इतने ज़्यादा चश्मे हैं, इनमें कैसे लेयर पर लेयर वो बैठाएंगे और उस पर जो है ये गठबंधन धर्म। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि भाई इसमें अपने जो है छोटे या जो क्षुद्र हित छोड़कर इंडिया गठबंधन के लिहाज से सोचना चाहिए, इंडिया ब्लॉक के बारे में सोचना चाहिए। अखिलेश यादव की तो कोई हैसियत है नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश से निकल कर उत्तराखंड रहा, वहां भी हैसियत नहीं, पर उत्तर प्रदेश में बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हैसियत थी? उसको 17 सीटों की हैसियत थी कांग्रेस की, उन्होंने दरिया दिली दिखाई नहीं। कांग्रेस तो रही ना, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ देखिए हरियाणा में कांग्रेस के अलग अलग चश्मे की मुश्किल अलग है, यहाँ राजनीतिक वाली है, लेकिन इस राजनीतिक से आगे कांग्रेस के मूल पर खतरा हो गया है हिमाचल प्रदेश में। हाँ, वहां उनके मंत्री मुख्यमंत्री जिस तरह से एक मस्जिद अवैध है या नहीं है, अब हम लोग तो जानते नहीं, हम लोग तो जो सरकार कहेगी उससे सुनेंगे। मस्जिद को अवैध बता रहे हैं अनिरुद्ध सिंह, मस्जिद को अवैध बताने से बच रहे हैं विक्रमादित्य, और सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं सेकुलरिज्म सबसे पहले। तो मुझे तो लगता है हरियाणा से बड़ी समस्या में हिमाचल के जो कांग्रेस के अलग अलग चश्मे हैं वो फंसा रहे हैं। नहीं, हिमाचल का जो चश्मा है ना हर्षवर्धन, वो सिर्फ हिमाचल का नहीं रह गया। दिक्कत ये है, एक जो सोची समझी रणनीति के साथ में जो डेमोग्राफी चेंज करने के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम पदाधिकारी ये बात कहते रहे हैं, उसकी पुष्टि विधानसभा में दिया गया अनिरुद्ध सिंह का ये बयान करता है। और तो और जाने दीजिए, वहाँ पर जो गोविंद बोलो, जय गोपाल बोलो, राधा रमण हर गोविंद बोलो के वो नारे वहाँ पर जो है, हमें चाहिए आज़ादी नहीं लग रही है, वो राम धुन चल रही है, कृष्ण धुन चल रही है, उस मस्जिद के सामने चल रही है। और इसमें किसी पार्टी के लोग नहीं, हर्षवर्धन, ये वहाँ के मूल निवासी हैं। और आप एक चीज़ समझनी पड़ेगी, विक्रमादित्य सिंह को सुनकर मैं थोड़ा जरूर सरप्राइज था। आप जानते हैं कि वीरभद्र सिंह के वो पुत्र हैं, और वीरभद्र मतलब साक्षात बोले जाते हैं जो शिव के जो उनके गण थे वीरभद्र, उनकी वंश परंपरा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की लाइन टोकी, सुखविंदर सुक्खू की तो बात आप जान दीजिए। लेकिन हिमाचल के मूल जो निवासी हैं वो ये जानते हैं कि किस तरीके से उनके सामने अतिक्रमण हो रहा है। और अगर अतिक्रमण हो रहा है, इसमें जाति धर्म क्षेत्र की बात नहीं है। अगर एक सोची समझी डिजाइन के तहत अगर कुछ भी हो रहा है, वहाँ की रीति नीति और संस्कृति पर अगर खतरा हो रहा है, लोगों के जो रिसोर्सेज हैं उन पर अगर खतरा पैदा हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह मुद्दा मुझे लगता है जाति धर्म और पार्टी से बड़ा है। और मुझे लगता है अनिरुद्ध सिंह के बयान को उसी आधार पर देखना चाहिए। और कांग्रेस अगर इसका विरोध करती दिखाई पड़ती है तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े होंगे कि वो तुष्टीकरण की अपनी जो राजनीति है उसके चलते वो किसी भी प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता है, उसको सिर्फ वोट बैंक दिखाई पड़ रहा है। नहीं देखिए, ये तो बार बार कहा जाता रहा, और उत्तराखंड में तो बाकायदा ऐसी मजारें मिली जिसमें कोई है ही नहीं है, मतलब कोई मरा नहीं लेकिन मजार बन गई। 320 से ज्यादा ऐसी मजारें हटाई पुष्कर सिंह धामी ने। और वही स्थिति हिमाचल की, क्योंकि उत्तराखंड और हिमाचल कहा जाता है बड़ा शांति प्रिय है, पहाड़ी लोग हैं, तो क्यों शांति प्रिय हैं? देवभूमि बोलते हैं उसको। वहां पर न उत्तराखंड में और न ही हिमाचल में मुस्लिम आबादी लगभग ना के बराबर थी। अब उत्तराखंड में भी हो गए, हिमाचल में भी वही दिख रहा है। और यहाँ जो डिजाइन है कि कोई मस्जिद एक फ्लोर बननी थी, बनती भाई, वहां कुछ लोग थे जाके अपना नमाज पढ़ते, अपनी जो उनकी इबादत है वो करते, लेकिन 4 तल्ले का बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आने वाले लोगों को ही रखा जाएगा ना। असली खतरा ये है कि उन जगहों पर ऐसे लोग जाकर रह रहे हैं जिनका वहां के स्थानीय संस्कृति से, स्थानीय संस्कार से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। फिर वहां जो लोग कहते हैं कि अपराध बढ़ जाता है, हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं उनको निकलना मुश्किल हो जाता है, वो मुझे लगता है बड़ी समस्या। और शायद अनिरुद्ध सिंह तो समझ रहे हैं कितना बड़ा संकट है। और मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर अनिरुद्ध सिंह को कांग्रेस के लोग गालियां दे रहे हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं कि आदमी भाजपा और संघ की और विहिप की भाषा बोल रहा है, यानी जो हिंदू की बात करे, जो देश की बात करे, जो हिमाचल राज्य है उसको बचाने की बात करे, उसकी संस्कृति बचाने की बात करे, उसको आप भाजपा ही कह दे रहे हैं, संघ ही कह दे रहे हैं। गनीमत है हर्षवर्धन की सरदार पटेल अभी नहीं है,
वरना पता नहीं उनको भी क्या ठप्पा दे दिया। तो उन्होंने, उनके आदेश से तो आरएसएस पर बैन लगा था, लेकिन उनको भी संघ का जो है बता दिया गया होता, जिस तरीके के फैसले उन्होंने लिए थे। अभी परिस्थिति आ रही, लेकिन हर्षवर्धन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है और खतरा है, जिस पर कुछ जो सुरक्षा विशेषज्ञ बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ये चाइना से भी बॉर्डर लगता हुआ है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर थोड़ी संवेदनशीलता ज़्यादा बढ़ जाती है। आप जानते हैं चाइना किस तरीके से काम करता है, और ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी अगर लूप होल्स वहाँ पर होती हैं, अगर आपकी रेखा थोड़ी सी भी कमज़ोर होती है, तो निश्चित तौर पर यह बड़ा खतरा है। इस पर आगे फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम चलते हैं थोड़ा तीसरे विषय पर। हर्षवर्धन, नहीं, मुझे लगता है कि ये विषय अलग नहीं, उसी से जुड़ा हुआ खतरा है। जो आप कह रहे हैं उत्तराखंड और हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में तो स्थिति ये है कि उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस ये रिस्टोरेशन ऑफ 370 कह रहे हैं। हालांकि अमित शाह ने बहुत साफ कहा कि वो अब पास्ट हो गया है और अब वो हो नहीं सकता है। लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, उमर अब्दुल्ला किसकी बात कर, किस डिजाइन पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, लंबी लड़ाई लड़नी होगी, लेकिन हम 370 वापस लाएंगे। ये लोग फिर से इस देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 प्रधान की तरफ जाना चाहते हैं। और जो सबसे खतरनाक बात है कि देश की राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, जिसमें मतलब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये 370 घिसते घिसते घिस जाएगा, वो घिसा नहीं, वो काम भाजपा को करना पड़ा। और अब जब हो गया है तो कांग्रेस फिर से उसके उलट खड़ी है। ये ज़्यादा खतरनाक है हर्षवर्धन। देखिए, उमर अब्दुल्ला या मुफ्ती कुछ कहती हैं तो मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी सियासत ही अलगाववादियों के साथ में इस तरीके से काम करने की रही है। लेकिन कांग्रेस, जिसने देश पर इतने समय पर रूल किया और वो अपने आप को संविधान के रक्षक के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो लाल किताब हाथ में लेने से कुछ नहीं हो जाता है। इस पर भी स्पष्ट तौर पर, खासतौर से जहाँ पर देश की अक्षुण्णता, अखंडता का मसला हो, वहाँ पर राजनीतिक जो आपके हित हैं उनका कोई मायने रह नहीं जाता है। और ये बात समय समय पर तमाम राजनीतिक दलों ने साबित भी की है। खुद कांग्रेस में भी कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन अभी राहुल गांधी तो पता नहीं किस लीग पर चल चुके हैं, किस राजनीति पे चल चुके हैं, ये थोड़ा समझना मुश्किल हो गया है। लेकिन अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें, जो आपने जो बात कही थी भारतीय जनता पार्टी के नेता और गृह मंत्री अमित शाह की, तो उन्होंने जो अपनी 25 जो संकल्प दिए हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो 370 और 35A को जो अतीत की बात कही उसको पीछे छोड़ते हुए कैसे एक नया जम्मू कश्मीर का आविर्भाव हो और कैसे जम्मू भी पहलगाम की तरह टूरिस्ट प्लेस बने, उसको लेकर जो उन्होंने पूरा प्लान दिया। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1800 रुपये प्रतिमाह की जो उन्होंने देने की बात की है। हालांकि इस पर सवाल हो सकता है, इस पर बहस हो सकती है कि ये वाकई इकोनॉमी के लिए सही है या नहीं सही है। लेकिन निश्चित तौर पर जो निचला तबका है, अगर उसको ऊपर लाने के लिए कोई भी सरकार कोई कुछ भी करे तो उसका तो इस्तकबाल करना चाहिए। पर फिर मैं यहाँ पर आता हूँ कि राहुल गांधी इस चुनाव के बाद या इस चुनाव के दौरान क्या 370-35 से वो एक बात कह रहे हैं कि यहाँ पर हम राज्य का स्टेटस उसको देंगे, तो राज्य का स्टेटस तो दिया ही जा रहा है उसको। उसमें 370 जब था तो क्या वो राज्य होता था? वो नहीं, राज्य का दर्जा देने से किसी को ऐतराज नहीं है। लेकिन जब वो कहते हैं कि सत्ता बाहरियों के हाथ में है, हाँ, ये कितनी शर्मनाक और खतरनाक बात है। क्या मनोज सिन्हा दूसरे देश के हैं? क्या एलजी को जो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर वहां काम करता है? और जो बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही, उन्होंने कहा कि हमारे शासनकाल से 3 गुना ज्यादा कांग्रेस के समय में, तो क्या बाहर के लोग शासन कर रहे थे? और मुझे लगता है कि कश्मीर के लोगों को भी सोचना चाहिए, कश्मीर के मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि इस सरकार ने 370 हटाकर और जो वहां के दलितों को, जो वहां के पहाड़ी लोगों को, जो वहां के स्थानीय लोगों को जो अधिकार दिए हैं, अगर वो ठीक है, जो विकास की धारा थी, जिसको बार बार कहा जाता है कि भाई सब ठीक है, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा, तो बिजली आपके घर में नहीं थी, पहुंच गई, मोबाइल टावर सीमावर्ती इलाकों में नहीं थे, पहुंच गए, जितने तरह की विकास योजनाएं पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात, अब किन्हीं 1, 2, 3 परिवारों का कब्जा नहीं है, तो क्या आप उस पर ध्यान नहीं देंगे? और एक चीज मैं और जोड़ूंगा, आज मैं पढ़ रहा था, रविंद्र रैना का मैं एफिडेविट पढ़ रहा था। कमाल का व्यक्ति है। जहां मुफ्ती अब्दुल्ला शानो शौकत के चरम पर हैं, वहां रविंद्र रैना के पास 1000 रुपए नकद है। वहां रविंद्र रैना के पास न अपना घर है न गाड़ी है, और वो आदमी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है, सरकारी घर में रह रहा है। राजनीति में ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जरा सोचना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जम्मू में तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अच्छा करती हुई दिख रही है, लेकिन कश्मीर में भी अच्छा करे, ये एक सदिच्छा के तौर पर, चूंकि देश
कश्मीर जैसे देश का अभिन्न अंग है, वैसे ही कश्मीर के लोग अपना जनादेश देंगे तो उसका भी एक मैसेज जाएगा। भले कितना भी हम कहें कि वो मैसेज नहीं है वो, लेकिन मैसेज जाएगा। तो कश्मीर के मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि आपके ऊपर कई सवाल कई तरह के हैं, उन सवालों का जवाब भी इस चुनाव में आपको देना है। बिल्कुल हर्षवर्धन। और बात करें गुपकार गैंग की, जब हम बात करते हैं तो गुपकार गैंग जो उसकी शान शौकत, उसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं कि राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे कांग्रेस को जरूर इसमें सोचना चाहिए, राजनीतिक हित अहित से ऊपर जाकर सोचना चाहिए कि अगर कश्मीर की स्थितियां ठीक नहीं हुई तो निश्चित तौर पर पूरे देश पर उसका फर्क पड़ता है, और जो नहीं होना चाहिए। और एक बात और, ये बाहरी क्या कह रहे हैं आप, मतलब बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है। मतलब सोनिया गांधी क्या इस देश में पैदा हुई थी? वो यहाँ ब्याह कर आ गई तो एक कांग्रेस की अध्यक्ष यहाँ पर बन गई। उनको जब ये मामला विदेशी मूल का उठाया गया तो धीरे धीरे इस देश ने उसको भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन कश्मीर के अंदर अगर मनोज सिन्हा चले जाते हैं तो वो बाहरी हो जाते हैं। इस पे ऐतराज है, सख्त ऐतराज एक पत्रकार के तौर पर, इस देश के नागरिक के तौर पर मैं करूंगा। और इसके बाद अगली खबर पर चलते हैं हर्षवर्धन। चूंकि बात राहुल गांधी की राजनीति की हो रही, तो राहुल गांधी अब अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गए हैं। और सैम पित्रोदा, जो उनके अपने राजनीतिक गुरु या उनके परिवार के गुरु जो भी कह लीजिए, सैम पित्रोदा के उस बयान के साथ में कि वो राजीव गांधी से भी ज्यादा समझदार हैं, तो अब उनकी समझदारी और निखर कर आएगी यूएस दौरे के बाद। नहीं, मुझे तो लगता है राजकिशोर की ये सबसे गजब चरित्र है ये आदमी, जिसका नाम है सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। ये सत्यनारायण गंगाराम मूलतः तो राजीव गांधी के दोस्त हैं। बिल्कुल। ये जो सैम अंकल के ठिकाने पर सैम पित्रोदा रह रहे हैं, इनका तो पूरा जिसको कहें कि ताकत ही राजीव जी ने दी। और राजीव को ये कह रहे हैं कि वो ना अच्छे स्ट्रेटजिस्ट थे, ना उस तरह से सोचते थे। राहुल गांधी बड़ा अच्छा सोचते हैं। अब ये कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद के योग्य नहीं थे? बड़ा सवाल ही खड़ा होता है। बिल्कुल। क्योंकि राहुल गांधी 10 साल में मंत्री भी बनने का साहस नहीं जुटा पाए, अब जाकर उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद ले लिया, तो ये भी बड़ा सवाल खड़ा हुआ। नहीं हर्षवर्धन, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि किस तरीके से सैम पित्रोदा के जो चरित्र की बात है वो तो है, लेकिन चरित्र हमें राहुल गांधी का भी देखना पड़ेगा। वो राहुल गांधी जिन्होंने चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव के समय उनके एक बयान पर उनको बाहर भी करवा दिया था, और उसके बाद जैसे चुनाव खत्म होते हैं वो अंदर आ जाते हैं, और उन्हीं के पिता के बारे में बात कही जा रही कि वो कम समझदार थे। इसका मतलब तो सीधे सीधे ही निकाला जाएगा ना कि वो कम समझदार थे। और वो राहुल गांधी जिन्होंने चुनाव हरवाने का कांग्रेस में रिकॉर्ड कायम किया। जो बात मुझे प्रशांत किशोर यहाँ पर याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि एक काम जो राहुल गांधी कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके 10% चुनाव भी हार कर नेता बने रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी या 100 सीटें भी नहीं आई लोकसभा चुनाव में। आपने अगर कांग्रेस का पुराना प्रदर्शन देखा हो तो ये कांग्रेस का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है जब से आजादी मिली है। उसको भी आप इस तरीके से, आप कांग्रेस का प्रदर्शन तो अपनी जगह, मुझे तो ज्यादा बड़ी चिंता की बात ये दिखती है कि सैम पित्रोदा आपके पिता के मित्र, और एक तरह से वो आपकी प्रशंसा करते आपके पिता का ही अपमान कर रहे हैं। कोई भी पुत्र होगा तो कहेगा कि नहीं, आप इस तरह की बात नहीं कर सकते, मेरे पिता ज्यादा बेहतर थे, मैं उनसे सीख रहा हूं। लेकिन क्या राहुल गांधी की तरफ से ऐसा कुछ आया? नहीं। जबकि मुझे याद है कि जब यूपीए की सरकार थी, चाहे पहली सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी उससे पहले या इंदिरा गांधी की तुलना में राजीव गांधी के नाम पर ही एयरपोर्ट से लेकर तमाम योजनाओं के नाम रखे गए। मतलब उनकी माँ कुछ सोचती थी, माँ कुछ कहती थी, राहुल गांधी क्या उस सोच से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये जरूर देखने सोचने वाली बात है। और एक जो सबसे खतरनाक बात है, अगर साइकोफेंट, अगर चापलूस आपको घेर ले, तो इसका मतलब सैम पित्रोदा जिस तरीके की चापलूसी कर रहे हैं वो राहुल गांधी को पसंद आ रही है, तो इसका मतलब उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो ऐसे ही हैं, जो सच कहेगा उस सच को स्वीकारने की उनकी स्थिति नहीं है। तो यहाँ स्पष्ट हो रहा है। नहीं, चापलूस से ज्यादा, क्योंकि आज हम लोग बात कर रहे हैं और अगले 3 दिन तक राहुल गांधी अमेरिका में हैं, 8, 9 और 10 को। अब वो डलास और वॉशिंगटन डीसी में किन लोगों से मिलेंगे, चापलूस तक मिलेंगे तो ठीक है, बस देश विरोधी लोग गलती से ना आ जाएं, क्योंकि हर बार वो जाते हैं एक नया वितंडा, एक नए तरह का, एक कहें कि देश विरोधी माहौल वो बनता है। तो हम 2 उम्मीद करते हैं, एक तो वो ऐसे लोगों से मिलेंगे नहीं, दूसरा ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो भारत की छवि को, भारत के लोकतंत्र को, भारत के संविधान को कमतर करेगा।
इसलिए ये उम्मीद और कर सकते हैं कि अभी तक उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था। आज की तारीख में हर्षवर्धन वो नेता प्रतिपक्ष हैं, भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के वो नेता प्रतिपक्ष हैं। और अगर इस देश में वाकई लोकतंत्र ना होता तो जिस तरीके की यात्राएं उन्होंने निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली, ये सारी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर सारी जिम्मेदारी जो संविधान निर्माताओं ने जिस तरीके का यहाँ पर एक संविधान दिया, हमको एक व्यवस्था दी, उसके तहत ही राहुल गांधी ये सब कर पा रहे थे, बोल पा रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है जो उन्होंने ना बोली हो, चाहे वो बिलो द बेल्ट हो या सामान्य बातें हों। इस स्थिति के बाद भी अगर भारतीय लोकतंत्र पर और भारत की सरकार पर सवाल उठाना ठीक है, लेकिन विदेशी जमीन से जब आप कुछ बोलते हैं तो उसके मायने अलग होते हैं। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि किन लोगों से वो मिलते हैं और वो लोग कौन हैं, उनका भी अतीत जरूर खंगाला जाएगा उसके बाद, और किस तरीके की बातें आती हैं देखें, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर कुछ वहां पर जाकर बोलेगा तो उसके मायने ज्यादा गंभीर होंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि पिछले दौरे में उन्होंने जिस तरह से कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देश बेखबर हैं, तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि अच्छा करेंगे। चलिए अब अमेरिका से लौटते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन, वहाँ पर एनकाउंटर की जो सियासत है, जाति की सियासत है, सियासत तो होती रहती है, लेकिन जिस तरीके से अभी एक मंगेश यादव को लेकर अखिलेश यादव सामने आए और एक डीएसपी शाही साहब अपनी पीठ ठोकते हुए सामने आए, ये जो पूरी राजनीति चल रही है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर जैसे ही होता है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल खड़े होने ही चाहिए। किसी भी राज्य में पुलिस का राज हो जाए ये अच्छी बात नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और मुझे लगता है कि वो ठीक से सुना जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जनता से जुड़े मसलों में समय से न्याय हो, तुरंत न्याय हो, और कई बार हम वो होता हुआ देखते भी हैं, जनता को भी ये लगता है। लेकिन न्याय होता हुआ दिखे ये भी बहुत जरूरी है, उसके लिए एनकाउंटर की जांच होती है। अब तो ये भी नियम हो गया है कि जितने भी पुलिस एनकाउंटर होते हैं उन सबकी न्यायिक जांच होगी। अगर कुछ गड़बड़ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर डीके शाही या दूसरे लोग जो उस एसटीएफ की टीम में थे उन्होंने गड़बड़ किया तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जरा आप सोचिए, क्या कोई ये कल्पना कर सकता है कि अखिलेश यादव जो देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उसी राज्य के मुख्यमंत्री और देश के रक्षा मंत्री रहे मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, वो जाति देखकर कह रहे हैं कि एनकाउंटर हो गया? और ये पहली बार उन्होंने नहीं किया है। हरशंकर तिवारी की मूर्ति वाला चबूतरा टांडा में गिर गया था तो भी वो देख रहे थे। तब ब्राह्मण वाले में कह रहे थे कि योगी जी ब्राह्मण विरोधी हैं, अभी कह रहे हैं योगी जी यादव विरोधी हैं। लेकिन जब कमलेश सिंह प्रधान का घर टूटता है, जब मिथिलेश राय का घर टूटता है, जब दूसरे किसी ठाकुर का घर टूटता है, तब वो नहीं कहते हैं। और मुझे ये चिंता ज्यादा बड़ी दिखती है, क्योंकि आप राजनीति कुछ भी करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का एनकाउंटर हो रहा है, भले वो डकैत, लेकिन अगर आप उसको जाति के आधार पर अपने विधान परिषद के नेता लालजी वर्मा को भेज देते हैं मंगेश यादव के घर, जो डकैत तो था ही ना, ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि कुछ को बचा लिया, दूसरी जाति वाले को इसको मार दिया, तो इसकी जांच होगी, न्यायिक जांच होगी। आप जाइए, न्यायालय है, उसकी जांच करेगी। लेकिन उसके घर जब विधान परिषद के समाजवादी पार्टी के नेता चले जाते हैं तो सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग तैयार हो जाता है। और इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि यादव को मार दिया, किसने मरवा दिया, मुझे लगता है ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है, इस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। नहीं हर्षवर्धन, इससे मैं असहमत नहीं हो सकता है कि जाति के आधार पर अखिलेश यादव जो खासतौर से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी अपनी एक राजनीतिक विरासत, उनको नहीं कहना चाहिए। लेकिन उनको यह अवसर दिया किसने? क्योंकि देखिए यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जिस तरीके से जब बारिश के दौरान एक लड़की के साथ जो अभद्रता हुई, उसमें तमाम थे, उसमें यादव भी था, मुसलमान भी था, उसमें पंडित भी था, उसमें ठाकुर भी था, लेकिन जो दो चेहरे उजागर किए गए, जिनकी फोटो दी गई, वो यादव और मुसलमान था। इसके बाद अगर डीके शाही की हम बात करें, डीके शाही किस जो है सेवा अधिनियम के तहत मीडिया को जाकर, डीएसपी रैंक का ऑफिसर है, वो मीडिया को जाकर इतना ज्ञान बांटते दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात, इन्हीं डीके शाही की पत्नी जो है महिला आयोग की सदस्य बना दी जाती हैं। तो ये एक जो पूरी डिजाइन दिखती है, तो सवाल उठाने का मौका तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया ना हर्षवर्धन, इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? ये सवाल उठेंगे, लेकिन उन सभी जो उसमें लड़के थे जो बाइक पे जा रहे दंपति के ऊपर पानी उन्होंने डाला था और जिस तरह से अभद्रता की थी, सबकी गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने की। और 2 नाम उन्होंने विधानसभा में लिए, ये ठीक बात है कि एक यादव एक मुसलमान था। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। मोहित खान
जैसे दुष्कर्म के आरोपी के साथ कोई खड़े तो कभी वो नहीं दिखे। अखिलेश यादव तो डीएनए मांग रहे थे, और डीके शाही की पत्नी, निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है, कई बार होता है, लेकिन कई ऐसे पति पत्नी होते हैं। केरल में तो बाकायदा एक चीफ सेक्रेटरी हटे तो अपनी पत्नी को ही चीफ सेक्रेटरी देकर गए, क्योंकि दोनों ही आईएएस में थे। और डीके शाही की पत्नी, वो मुझे जो जानकारी है कि शायद वो गोरखपुर क्षेत्रीय जो है उसकी वो नहीं, महामंत्री, वो नेता में है, वो सार्वजनिक जीवन में है, इससे तो मैं मुझे इसीलिए कह रहा हूं, वो ठीक है। और अगर कहीं लगता है कि एसटीएफ ने गलत किया, ये एनकाउंटर गलत हुआ, तो उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाँ, ट्रिगर हैप्पी पुलिस नहीं दिखनी चाहिए, ये किसी भी राज्य के लिए अच्छा नहीं। लेकिन कई बार लोकतंत्र में जब अत्याचार बहुत ज्यादा होता है, लोगों को लगता है कि हर जगह तो पुलिस मिल जाती है, न्यायालय में न्याय नहीं होता, लंबा चलता रहता है, तो कई बार लोग इसकी भी जरूरत महसूस करते हैं। ये भी अच्छी बात भले ना हो, लेकिन जनता को ये लगता है कि इसकी भी जरूरत दिख रही है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन मेरा बस कहने का मतलब यहाँ पर इतना था कि इस तरीके के मौके नहीं देने चाहिए। और जब सेवा अधिनियम का उल्लंघन करके कोई अधिकारी नहीं, कुछ भी कर रहा ये है, आपने इसका मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है, किस हैसियत से उन्होंने जाके मुझे बयान लगता दिया है कि ये तो बिल्कुल तय किया जाना चाहिए। कैसे कोई एसटीएफ का इंचार्ज या कोई भी व्यक्ति वो इस तरह की ज्ञान गंगा बहाता हुआ दिखे सार्वजनिक स्तर पर, ये कतई नहीं होना चाहिए। ये तो बिल्कुल ऐतराज के काबिल है, ऐतराज होना ही चाहिए, और इस पर जरूरी हो तो कार्रवाई भी की जानी चाहिए। ठीक है, तो कुल मिला के हर्षवर्धन, हमने सारे मुद्दों पर लगभग बात की, और आखिर में बस इसी नोट के साथ इस राज की बात हर्ष के साथ को खत्म करते हैं कि कुल मिला के जब देश की अखंडता, अक्षुण्णता का मुद्दा हो और नारी अस्मिता का मुद्दा हो, तो उसमें जाति, पाति और राजनीति नहीं देखनी चाहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल हमको दीजिए आज्ञा, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।